गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं अपनी चौथी वीडियो लेके उपस्थित हूँ। यह वीडियो आपके हिंदी व्याकरण से है, हिंदी ग्रामर से है, जिसे हम लोग ध्यान देंगे। ये पहला पाठ है जिसमें भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले भाषा की परिभाषा। आखिर भाषा क्या चीज़ है? डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों एवं भावों को समझते हैं। अर्थात भाषा एक साधन है, एक माध्यम है, एक जरिया है अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रखने का। भाषा की ही सहायता से हम लोग अपने मन की बातों को दूसरे लोगों को समझा सकते हैं, या फिर भाषा की सहायता से ही हम सामने वाले व्यक्ति की बातों को समझ सकते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, उसकी क्या मंशा है। तो ये सब भाषा से ही संपन्न होती है। भाषा की सहायता से ही हम लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसका उदाहरण है, राम ने मोहन से कहा, मुझे हिंदी की पुस्तक चाहिए। उपरोक्त कथन में राम मोहन से हिंदी की पुस्तक लेने की इच्छा प्रकट कर रहा है। यहाँ इच्छा प्रकट करने का साधन भाषा बनी। राम, यहाँ पे राम है, राम मोहन से कहता है। किसके माध्यम से कहता है? तो भाषा के माध्यम से, भाषा की सहायता से। भाषा की सहायता से वह यह बताना चाह रहा है मोहन को कि उन्हें, राम को पुस्तक की ज़रूरत है और उन्हें पुस्तक दी जाए। तो ये भाषा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आगे, भाषा के रूप। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। पहला रूप मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचारों एवं भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा का उदाहरण, जब हम लोग कक्षा में भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो वो मौखिक भाषा का उदाहरण है। रेडियो हो गया, या फिर स्मार्टफोन से हम लोग बात करते हैं, वो भी मौखिक भाषा हो गया। ये सब मौखिक भाषा हो गए। कक्षा में जब शिक्षक बोलकर कुछ समझाते हैं तो वो भी मौखिक भाषा के द्वारा समझाते हैं, या फिर कोई स्पीच देते हैं तो वो भी मौखिक भाषा ही है। आगे लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचारों एवं भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। भाषा का दूसरा रूप लिखित भाषा है। लिखित भाषा के द्वारा भी हम लोग अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रख सकते हैं, दूसरों के सामने रख सकते हैं, अपने मन की बातों को दूसरों के समक्ष रख सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे पुस्तक हो गए। पुस्तक में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जिसके लेखक अलग अलग होते हैं। बहुत सारी कविताएं होती हैं जिनके लेखक शायद अब दुनिया में नहीं हैं।
उनकी बातों को भी आज हम समझ सकते हैं। वो क्या कहना चाहते थे, समाज को क्या संदेश देना चाहते थे, उनकी कविता के माध्यम से आज हम समझ सकते हैं। तो वो लिखित कविता यानी पुस्तकों में जो कविता है वो लिखित भाषा है, कहानी जो है वो भी लिखित भाषा है। अब लिखित भाषा का दूसरा उदाहरण समाचार पत्र भी हो सकता है। जो आपके घर जो समाचार पत्र आते हैं वो भी लिखित भाषा का उदाहरण है। आगे हम लोग भारतीय भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। भारत एक विशाल देश है। इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में बोली जाती है। विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे पंजाब प्रांत की पंजाबी भाषा। अलग अलग प्रांतों में हमारे देश के अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग राज्यों में राज्य भी बोल सकते हैं, राज्य बोलिए, प्रांत बोलिए या प्रदेश बोलिए। भारत के कुछ प्रमुख प्रदेश हैं, राज्य हैं, जैसे असम में असमिया बोली जाती है। पश्चिम बंगाल के लोग बांग्ला बोलते हैं। तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं। आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु बोलते हैं। जम्मू और कश्मीर के लोग डोगरी या कश्मीरी बोलते हैं। गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं। महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं। दिल्ली के लोग हिंदी बोलते हैं। बिहार के लोग हिंदी बोलते हैं। अब ये हिंदी क्षेत्र की भाषा है, ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। जैसे दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी राज्यों में हिंदी बोली जाती है। इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा भी कहलाती है, क्योंकि हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। इसमें मध्य प्रदेश की हिंदी बहुत सुंदर होती है। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हमारे झारखंड में हिंदी काफ़ी मात्रा में पढ़ी जाती है। बहुत ज़्यादा बच्चे हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं। झारखंड हो गया, बिहार हो गया। और जो हिंदी का प्रमुख क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जो भाषा अधिकांश देशों में बोली व समझी जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसकी लिपि रोमन है। जो भाषा अन्य देशों में बोली जाए उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जिस देश की भाषा है उस देश में तो बोली ही जाती है, लेकिन अन्य देशों में जब उन भाषा का प्रचलन हो जाता है उसे ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी। इंग्लैंड में, अब यहाँ पे कुछ प्रमुख देशों के नाम हैं, बोली जाने वाली भाषा है वहाँ की। जैसे इंग्लैंड है तो इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजी। जर्मन, चीनी, जापान जापानी, पाकिस्तान उर्दू, संयुक्त अरब अमीरात अरबी, ईरान इराक में फ़ारसी, फ्रांस में फ्रेंच। तो ये भाषाओं की सूची है, ये प्रमुख देशों की सूची है। आगे बोली क्या चीज़ होती है? यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा होती है जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी कोई अलग से लिपि नहीं होती है। हिंदी भाषा में अनेक बोलियां हैं, जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली आदि। ये सब हिंदी की बोलियां हैं, यानी हिंदी की पूरक भाषा है। हिंदी में
इन सारी भाषाओं के शब्द हैं। इन्हीं भाषाओं से हिंदी संपन्न है। भोजपुरी जिन भाषा जो बोलते हैं, खड़ी बोली जो बोलते हैं, ब्रज भाषा जो बोलते हैं, अवधी भाषा जो बोलते हैं, उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है। और जो अंगिका बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, उनकी भी हिंदी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये हिंदी क्षेत्र की भाषा है, हिंदी भाषी क्षेत्र की बोलियां हैं। इनकी लिपि नहीं होती है, क्योंकि ये सभी बोलियां, मैं यहाँ पे अंगिका भी लिख दे रहा हूँ, अंगिका, मैथिली, ये सब हिंदी की पूरक भाषा है। इन सभी बोलियों के जितने भी शब्द हैं, ये हिंदी में प्रयोग होते हैं। इनकी अपनी कोई लिपि नहीं है, ये हिंदी में ही समाहित है और एक दूसरे के पूरक हैं। लिपि, स्क्रिप्ट, किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। ये चिन्ह अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई। ये संकेत हैं, ये चिन्ह हैं, ये देवनागरी लिपि कहलाती है, जो हिंदी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये संकेत हिंदी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे देवनागरी लिपि कहते हैं। ये हिंदी भाषा में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ABCD, ABCD ये रोमन लिपि है। अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए इन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, तो ये रोमन लिपि कहलाएगी। हिंदी की लिपि देवनागरी है, इसे राष्ट्रलिपि भी कहा जाता है। मैंने पहले भी बताया कि हिंदी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है, इसीलिए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं और उसकी लिपि को राष्ट्रलिपि कही जाती है। लिपि को भली भांति समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक देखिए व समझिए। यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ये भाषा है, लिपि है, फिर उदाहरण दे करके समझाया गया है। जैसे हिंदी है, इसकी लिपि देवनागरी है। अब यहाँ पर उदाहरण है। अब ये मैंने जो लिखी है, ये भाषा जो लिखी है, ये देवनागरी लिपि में लिखी है। रमन विद्यालय जाता है, ये देवनागरी लिपि में हम लोगों ने लिखा। आगे अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे उदाहरण के साथ हम लोग जब इंग्लिश लिखेंगे तो रोमन लिपि से लिखेंगे। जैसे रमन गोज टू स्कूल, ये रोमन लिपि में हम लोग लिखे। आगे संस्कृत भाषा को जब लिखेंगे तो देवनागरी। ये दोनों की भाषा जो है, ये दोनों की लिपि समान है, थोड़ा अंतर है भाषा में। अब क्या अंतर है? यही चीज़, इसी अर्थ को हम यहाँ पे लिखते हैं। संस्कृत में थोड़ा बदलाव होता है। जैसे रमनः विद्यालयम गच्छति, ये संस्कृत में हुआ। उर्दू में फारसी लिपि, ये फारसी लिपि में हम लोगों ने लिखा है। ये फारसी लिपि है, इसमें भी लिखा है रमन विद्यालय जाता है। ये फारसी लिपि है, जो ये जानते हैं वो समझ सकते हैं।
व्याकरण क्या चीज़ है। अब व्याकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रामर। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने व लिखने के नियमों के बारे में जानकारी होती है। व्याकरण की सहायता से हम लोग किसी भाषा को सुंदर, स्पष्ट या शुद्ध लिख सकते हैं। ये ऐसी शास्त्र है जो हमारी भाषा को शुद्ध बनाती है, सुंदर बनाती है, स्पष्ट बनाती है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए कुछ अशुद्ध वाक्यों को व्याकरण के अनुसार शुद्ध करके दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य क्या है? जैसे मोहन नाच रही है। ये व्याकरण इस चीज़ को गलत बता रहा है, क्योंकि मोहन पुरुष है, पुल्लिंग है, इसीलिए व्याकरण में इसे सही बोला जाएगा, मोहन नाच रहा है। इस वाक्य को व्याकरण में सही माना जाएगा। आगे, लड़की लिख रहे हैं, ये भी व्याकरण की दृष्टि से गलत है। व्याकरण की दृष्टि से ये सही है, लड़कियां लिख रही हैं। आगे, जाना है मुझे कल वाराणसी, ये भी गलत है व्याकरण की दृष्टि से। ये सही है, मुझे कल वाराणसी जाना है। आगे, मैं तेरे से नाराज़ हूँ, ये भी गलत है व्याकरण की दृष्टि से। ये सही है, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। अब कुछ विशेष में है। बच्चा जिस भाषा को अपने घर में सबसे पहले सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। बच्चे जो अपने घर में माँ बाप, भाई बहन से जो भाषा सीखते हैं वो भाषा मातृभाषा कहलाती है। आगे, कभी कभी हम संकेतों द्वारा भी अपनी बात एवं विचार व्यक्त करते हैं। यह भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है, इसे भाषा नहीं माना गया है। बात करने के क्रम में हम लोग कभी कभी संकेतों का प्रयोग करते हैं, उसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। आगे आप लोग इस पाठ को अध्ययन कीजिएगा, इस पाठ को गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा और इस वीडियो पर अपनी टिप्पणी, अपनी कमेंट आप डालिएगा। आपको जो भी असुविधा होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी परेशानियां होंगी। जैसे कि आपने पिछली बार बताया था कि आवाज़ें सही से नहीं आ रही थी, तो उसे ध्यान में रखकर इस बार वीडियो बनाई गई है। ख़ास करके इसकी वजह यह होती है कि कभी कभी नेटवर्क की समस्या होती है, जिस कारण अपलोडिंग में समस्याएं हो जाती हैं। इस कारण आवाज़ें कभी कभी धीमी हो जाती हैं, और यदि ऐसी कोई समस्या हो तो उस समय आप लोग एयरफोन का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप उस वक्त एयरफोन का प्रयोग अवश्य कीजिए, ये मेरी सलाह है। तो आप इस वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। मैं अगली वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।